नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। अगस्त 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे। इसके बाद पुरस्कार और सम्मान जो अगस्त 2022 में चर्चा में रहे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम सुरेश एन पटेल जी का है, जिन्हें हाल ही में भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में सुरेश एन पटेल जी की नियुक्ति हुई है। इन्होंने संजय कोठारी जी की जगह ली है, जो जून 2022 में सेवानिवृत्त हो गए थे। अब सुरेश एन पटेल जी की जो नियुक्ति हुई है 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर हुई है। 3 सदस्यीय समिति में पीएम उस समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल थे। अब अगर हम सुरेश एन पटेल जी के बारे में जानें तो अप्रैल 2020 से ये सतर्कता आयुक्त है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। के संतानम समिति की सिफारिश पर, ज्ञात हो के संतानम समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति भी कही जाती है। तो सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई। सीवीसी एक्ट 2003 के तहत यह एक वैधानिक संस्था है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। किस एक्ट के तहत? सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत यह एक वैधानिक संस्था है। ध्यान रखना कि संवैधानिक संस्था नहीं है। अब इसमें अगर हम सदस्यों की बात करें तो सीवीसी में यह 3 सदस्यीय है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम दो सदस्य और हो सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है, अधिकतम होंगे, कम भी हो सकता है, यानी 3 सदस्यीय होती है। तो अभी जैसा कि हमने बात की कि सुरेश एन पटेल जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया, यानी अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल जी। 2 अन्य जो सदस्य होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं, अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब सीवीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो सीवीसी का मुख्य कार्य है भ्रष्टाचार की शिकायतों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। और अन्य सतर्कता आयुक्त जो 2 हैं वो कौन है? अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक से संबंधित है। हाल ही में नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी को सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। सीएसआईआर के 80 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को सीएसआईआर का महानिदेशक चुना गया है। अब यहाँ पर इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। अब अगर हम सीएसआईआर के बारे में कुछ बातें जानें तो सीएसआईआर की स्थापना हुई है सितंबर 1942 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीएसआईआर भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास को समर्पित संगठन है। ध्यान रखना कि अगर ये पूछा जाएगा कि सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री सीएसआईआर के अध्यक्ष होते हैं। वहीं केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगर पूछा जाएगा सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री। कब इसकी स्थापना हुई? 1942 में। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात राजीव गौबा से संबंधित है। हाल ही में राजीव गौबा जी जो कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव भारत सरकार रहे हैं, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब बढ़ा हुआ कार्यकाल अगस्त 2023 तक रहेगा, यानी राजीव गौबा जी अगस्त 2023 तक भारत के केंद्रीय कैबिनेट सचिव रहेंगे। ज्ञात हो कि जो कैबिनेट सचिव होता है भारत का शीर्ष नौकरशाही पद है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है राजीव गौबा जी के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं।
अगले व्यक्तित्व हैं जो चर्चा में रहे हैं, के सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें आईएमएफ के निदेशक मंडल में भारत द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है, यानी आईएमएफ में ये भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। इन्होंने सुरजीत एस भल्ला की जगह ली है, जो नवंबर 2019 से इस पद पर तैनात थे। अब इनका कार्यकाल यहाँ पर 3 वर्ष का होगा और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगा। किस पद पर नियुक्ति हुई है? आईएमएफ के निदेशक मंडल में भारत के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अब के सुब्रमण्यम जी के बारे में जानते हैं। तो के सुब्रमण्यम जी भारत के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। कब से कब तक? 2018 से 2021 तक। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा कि आईएमएफ के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं समीर वेंकटपति कामत, समीर वी कामत, जिन्हें डीआरडीओ का चीफ बनाया गया है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं समीर वेंकटपति कामत। इन्होंने जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। तो ये बात ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि डीआरडीओ चीफ कौन है, तो समीर वेंकटपति कामत। अगले व्यक्तित्व हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें हाल ही में रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में। चलते हैं आगे और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तित्व हैं राकेश झुनझुनवाला जी, जिनका हाल ही में 14 अगस्त 2022 को 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय उद्यमी थे। बिग बुल से ऐसा है, इसके लिए हिंदी में शब्द होता है तेजड़िया, जो शेयर मार्केट में तेजी ला देते हैं। शेयर मार्केट में किसी कंपनी के रेट बढ़ने की संभावना के साथ ये शेयरों की खरीदी करते हैं और शेयर मार्केट में तेजी आ जाती, इसीलिए इसको बुल कहा जाता है या तेजड़िया। तो अगर ये कहा जाएगा कि भारतीय शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से कौन लोकप्रिय थे, तो राकेश झुनझुनवाला जी। अगर अन्य बातें करें इनके बारे में, तो भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी ये लोकप्रिय रहे हैं। अभी हमने आर्थिक परिदृश्य में देखा था कि आकाशा एयरलाइंस के मालिक भी कौन है? राकेश झुनझुनवाला जी। आकाशा एयरलाइंस अभी चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इसकी पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 से ही प्रारंभ हुई थी और 14 अगस्त को इसके मालिक राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देख। हमारे अगले व्यक्तित्व है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव तत्कालीन यूएसएसआर सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे हैं। 1988 से 1991 तक सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष थे ये। हाल ही में 30 अगस्त 2022 को 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव जी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। अब मिखाइल गोर्बाचेव के कार्यकाल में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? 25 दिसंबर 1991 को। तो इन्हीं का कार्यकाल था। इस विघटन के परिणाम स्वरूप 15 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए थे, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है। और 1990 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? 20वीं सदी में अमेरिका व तत्कालीन सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध को समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई। तो ये बातें ध्यान रखनी है। मिखाइल गोर्बाचेव जी के बारे में अगर पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस देश से है, तो तत्कालीन सोवियत संघ से, या अभी अगर हम बात करें तो रूस से। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर अभिजीत सेन। प्रोफेसर अभिजीत सेन जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ रहे हैं। हाल ही में 29 अगस्त 2022 को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगर हम प्रोफेसर अभिजीत सेन के बारे में कुछ और बातें जानें, तो 2004 से 2014 के बीच ये योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। वर्ष 2007 में इन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में इन्होंने प्रतिपादित की। ये CACP के अध्यक्ष भी रहे हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के 2014 में इन्हें
पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी पत्नी है जयंती घोष, जो वे भी जानी मानी अर्थशास्त्री रही हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा प्रोफेसर अभिजीत सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, किस देश से संबंधित हैं, तो ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी बातें इनके बारे में की। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व देखते हैं। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं निकोलस इवांस। ये ब्रिटिश लेखक रहे हैं। 9 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, इनके उपन्यास से संबंधित। इनका एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें वर्ष 1988 में एक फिल्म भी बनी, और इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है द हॉर्स विस्पेरर। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि द हॉर्स विस्पेरर किसका उपन्यास है, तो निकोलस इवांस जी का, और ये ब्रिटिश लेखक रहे हैं। जैसा कि हमने बात की 1988 में इसी नाम से इन पर एक फिल्म भी बनी। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं सावन कुमार जी। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और गीतकार रहे हैं। 25 अगस्त 2022 को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा सावन कुमार जी के बारे में तो इनका संबंध कला के क्षेत्र से रहा है। प्रदीप पटवर्धन जी, इनका निधन 9 अगस्त 2022 को 64 वर्ष की आयु में हो गया। ये मराठी थिएटर से संबंधित मराठी अभिनेता रहे हैं। तो अगर प्रदीप पटवर्धन जी के बारे में पूछा जाएगा तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अगस्त 2022 में चर्चा में रहे पुरस्कार एवं सम्मान को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में है, जिनकी घोषणा 31 अगस्त 2022 को फिलीपींस के रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा की गई। वर्ष 2022 के लिए 4 लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं है। इन 4 लोगों में पहला नाम सोथियारा छिम का है, जो कि कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। अगले तदाशी हटोरी जी हैं, जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। अगला नाम फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड का है, ये महिला हैं। और अगला नाम फ्रांसीसी फिल्म निर्माता व पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी वेनचेगिव का है। ये बातें ध्यान रखनी है कि किन 4 लोगों को 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब अगर हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका नामकरण फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर है। पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1958 में भारत के विनोबा भावे जी को दिया गया था। विनोबा भावे जी को अगर पूछा जाएगा कि पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, तो भारत के विनोबा भावे जी को 1958 में दिया गया। अब रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और मानव कल्याण के संदर्भ में ये उल्लेखनीय कार्य है। तो ये बातें ध्यान रखनी है 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 के बारे में है। ये जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, ये वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिए गए हैं। इनका वितरण मुंबई में 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया फिल्म शेरशाह में उनके निर्देशन के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका के लिए रणवीर सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सैनन को। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष घई को दिया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात शशि थरूर को, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व सांसद हैं, उनको फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है, उससे संबंधित है। तो फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है शशि थरूर जी को। जैसा कि हमने बात की कि शशि थरूर कौन है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद हैं। और फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान, इसका नाम क्या है, सेवेलियर दिला लीजन द ऑनर। क्यों दिया गया है इनको? संयुक्त राष्ट्र संघ में कई वर्षों तक शशि थरूर राजनयिक रहे हैं
और उन्हें यह सम्मान उनके लेखनों व भाषणों के लिए दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना अगर ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किसे फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है, तो शशि थरूर होंगे। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 के बारे में है। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि 12वां संस्करण है। अब इसका आयोजन 22 से 26 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। हमारी MPPSC के परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाएगा कि 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। कब? अगस्त 2022 में। ठीक है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। अब क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का? तो इसका उद्देश्य है वैज्ञानिकों, फिल्म निर्माताओं व अन्य हितधारकों के आपसी समन्वय को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2011 से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि हमने बात की कि 12वां आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। अब इसमें मध्य प्रदेश की फिल्म संस्कृति, प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता, वैज्ञानिक विरासत व वास्तुकला से परिचय कराया गया। ये बातें महत्वपूर्ण हैं 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के बारे में। अब एक छोटी सी जानकारी है जो कि प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 से संबंधित है। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है हमारी MPPSC की दृष्टि से। इसमें इतना ही जानना है, अगर पूछा जाएगा कि 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो इस प्रकार से ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा। साथ ही अगस्त 2022 में जो पुरस्कार और सम्मान चर्चा में रहे उन्हें पढ़ने की कोशिश की। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।